अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस के दरमियान तनाव की कैफियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हुकूमत पर जजेस को दबाव में लाने और अदलिया को ब्लैकमेल करने के इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जजेस पर इमरान खान की सहूलतकारी के इल्जाम लगा रही है। और अहम बात यह है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर आला पंजाब समेत मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास की ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मुतअद्दिद रेफरेंस भी दायर किए जा चुके हैं। और अब वफाकी हुकूमत ने इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसकी सबराई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। वही जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन रेफरेंस दायर किया गया था और इस कार्रवाई के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान की हुकूमत पर अपनी और अहले खाना की जासूसी का इल्ज़ाम भी लगाया था, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा मरियम नवाज समेत मौजूदा हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनसे पिछले चीफ जस्टिस ने जानबूझकर जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी भी अहम केस के बेंच में शामिल नहीं किया है, मगर अब हुकूमत ने जो तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा उसकी सदारत करेंगे और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक भी इस कमीशन में शामिल होंगे। हुकूमत ने ऑडियो लीक की इंक्वायरी के लिए 2017 एक्ट के तहत कमीशन तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कमीशन अदलिया के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज पर तहकीकात करेगा कि क्या ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं या मन घड़त हैं। अब अहम बात यह है कि हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस और साबिक वजीर आजम समेत दीगर अफराद की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए तो कमीशन बना दिया है, मगर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि क्या ये कमीशन इस बात की भी तहकीकात करेगा या नहीं कि ये ऑडियो लीक्स रिकॉर्ड कौन करता है और किसने लीक की हैं। जबकि ये सवाल भी अहम है कि क्या किसी हाजिर सर्विस जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी इंक्वायरी कमीशन में तलब किया जा सकता है या नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारन ने इस हवाले से जी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इदारे की साख को ऑडियो लीक्स ने मुतासर किया है। कमीशन कायम करना हुकूमत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस बारे में राय नहीं ली गई, मगर दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कमीशन के क़याम पर तनकीद करते हुए कुछ अहम सवालात उठाए हैं। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि कमीशन ने ज़वाबित में कई चीज़ें दानिस्ता छोड़ दी हैं। इंक्वायरी कमीशन में ये नुक्ता नहीं रखा गया है कि वजीर आजम हाउस और हाजिर सर्विस जज साहिबान की गैर आइनी जासूसी में कौन कौन मुलविस है। साबिक वजीर आजम ने कहा है कि अवामी ओहदेदारों समेत शहरियों के टेलीफोन रिकॉर्ड करना आइन के आर्टिकल 14 के तहत हासिल प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़ोन कॉल टेम्परिंग, फ़ोन टेपिंग से गैर कानूनी हासिल डेटा लीक करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान तो मौजूद जजेस और वज़रा आज़म की ऑडियो रिकॉर्ड और लीक करने पर सवालात उठा रहे हैं, मगर इमरान खान के दौर में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की जासूसी की गई थी और इमरान खान खुद भी हसास इदारों की जानिब से ऑडियो टेप करने का ये कहकर दिफा कर चुके हैं कि हर मुल्क में हसास इदारों का ये काम होता है कि वो लोगों की बातचीत टेप करें। बहरहाल हुकूमत ने अब ऑडियो लीक से मामलात की तहकीकात के लिए कमीशन बना दिया गया है जो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस और अटॉर्नी जनरल से एक अहम मुलाकात की है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया है इंक्वायरी कमीशन बनाने का, जो इसके चेयरपर्सन हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और 2 जजेस का नाम भी आप लोगों ने खुद दे दिया है। लेकिन एक बड़ा बुनियादी और बेसिक सा सवाल है कि आइन इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अगर जज के ऊपर कोई सवाल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का हो, उनके कंडक्ट के हवाले से हो, तो वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और कोई फोरम है नहीं जो उसकी तहकीकात कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। तो जब आप ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकात करेंगे तो जाहिर सी बात है सिटिंग जज को बुलाना पड़ेगा, शायद चीफ जस्टिस साहब को भी बुलाना पड़ेगा जो केसेस का आप हवाला दे रहे हैं देखने के लिए कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं। तो कैसे करेगा ये इंक्वायरी कमीशन? नहीं, देखें, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है वो इल्ज़ाम है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इंक्वायरी करके तो उस जज के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है। यहाँ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे एक ऑडियो के ज़रिए से जो है वो एक बात सामने आई है। अगर उस बात का होना
साबित हो जाता है तो फिर ये एक इल्ज़ाम जो है वो सब्सटेंशिएट होगा और फिर ये मामला यकीनन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये सब्सटेंशिएट ना हो और ये एक फैब्रिकेटेड जो है वो ऑडियो साबित हो, या इसके जो दूसरे किरदार हैं उनसे मुतल्लिक को जो है वो कोई बात साबित हो। तो इसलिए इस बात के तयन करने के लिए कि आखिर ये है क्या और ये किस हद तक दुरुस्त है, तो उसका जो है वो इंक्वायरी कमीशन ही अहाता कर सकता है। और इस मकसद के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, बाज की तरफ से प्रेशर था, दूसरे लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मालूम तो होना चाहिए कि ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। सही। तो ये जो कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन, ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है जो कि इस बात का पता लगाएगा कि ये ऑडियोज जेन्युइन है, दुरुस्त है या मनगढ़ंत है, और फिर जो इसकी फाइंडिंग्स होंगी अगर तो सब्सटैंशिएट नहीं करता तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑडियो दुरुस्त साबित होती है तो फिर मामला हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेके जाएगी उन जजेस के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, और वो फिर यकीनन जो है वो रेफरेंस जो है वो फाइल होगा। लेकिन राणा साहब, ये कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑडियोज जेन्युइन है या नहीं है? देखिए, ये तो फिर इंक्वायरी कमीशन का काम है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो बहुत ही इंटेग्रिटी और काबिलियत के हामिल जज साहबान को जो है उनके ज़िम्मे लगा है, और सीनियर तरीन जज काजी फैज ईसा साहब हैं, उनके साथ 2 चीफ जस्टिस साहबान हैं। तो ये मामला जो है ये मैं समझता हूँ कि उनकी लियाकत और जहानत पे छोड़ा जाना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो इस मामले के अंदर उतरेंगे तो वो इन चीज़ों को मालूम कर लेंगे। लेकिन देखिए, ये जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का है, ये भी कहता है कि तमाम पावर्स जो हैं वो दिए जाते हैं फिर कमीशन को कि वो मुख्तलिफ हुकूमतों के को भी इस्तेमाल कर सके अगर उन्होंने चीज़ें कोई इंक्वायर करनी है, कोई और तहकीकात करनी है, और किसी को भी तलब कर सकते हैं। लेकिन इनकी इंक्वायरी में, इन ऑडियोज़ की इंक्वायरी में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या उनको तलब करने का पावर होगा इस कमीशन के पास? क्योंकि एज आई सेड, अगर कोई एक मुबैना ऑडियो किसी जज साहब की है तो उनको पता करने के लिए कि ऑडियो गलत है या नहीं, मुमकिन तौर पे उनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो पाबंदी नहीं है इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने में। नहीं, देखें, ये तो कमीशन की अपनी एक स्वाबदीद होगी और उनका एक तरीक़ाकार होगा। यकीनन कमीशन जो है वो किसी ऐसा इलीगल एक्ट तो वो नहीं करेंगे जिसकी उनको पावर हासिल नहीं है या कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन वो फैक्ट ऑफ द मैटर जो है उस तक जो है वो पहुंचने के लिए जो भी रास्ता या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो तमाम किरदार जो इन ऑडियोज़ में हैं और उनके ऊपर ये एक इल्ज़ाम है, तो वो जो है वो उसमें तावन करेंगे। फिर वजह क्या है? अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है वो एक सिटिंग जज साहब के खिलाफ रेफरेंस लेके गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अगर आप लोग भी समझते हैं कि ये तमाम ऑडियो जो है वो जेन्युइन है, हकीकत है, बेंच फिक्सिंग हो रही है, फलाना 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 फलाना, तो फिर आप खुद क्यों नहीं चले गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, रेफरेंस दायर कर देते? देखिए, हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए कोई मवाद और कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना, और ये इंक्वायरी जो है वो या तो उसकी बुनियाद फराहम कर देगी, या फिर ये है कि अगर ये सारा कुछ गलत है, फैब्रिकेटेड है, तो मैं समझता हूँ कि उन साहिबान को जिनके ज़िम्मे ये बात राणा साहब, अगर बुनियाद उनको जो है वो सुरखरू कर देगी। अभी आप बुनियाद का तयन कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि सिटिंग चीफ जस्टिस का नाम लेकर आज भी मरियम नवाज साहबा ने इल्ज़ामात की भरमार कर दी है? एक तरफ कहा जाता है कि जो इदारों के सरबराह हैं उनका नाम इस तरह सियासी मैदानों में नहीं लेना चाहिए। आप लोग ना सिर्फ जलसों में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट जो आइन है जो पाबंद करता है कि पार्लियामेंट में जज का कंडक्ट डिस्कस नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हम बुनियाद का तयन कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ामात लगा रहे हैं हर जगह पे। फिर भी शहजाद, जो चीज़ें सामने आई हैं वो देखें, कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। आपने एक ऑडियो टेप सुनी होगी जिसमें बाकायदा फैसला होने से 24 घंटे पहले बताया गया कि ये फैसला होगा, और फिर वो फैसला उसी तरह से हुआ, और उसके बाद फिर बताया गया कि आगे जाके फैसला इस तरह से होगा, फिर वो फैसला उसी तरह से हुआ। देखें, इन चीज़ों ने तो जो है वो निज़ाम इंसाफ जो है उसका जो है इन्होंने बैठा दिया है, और उन मोअज़्ज़ज़ साहबान के ऊपर भी जिस किस्म की अब बातें हो रही हैं, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये फिर बातें जो है वो ये तो हर गली चौराहे चौक में हो रही हैं।
अच्छा, तो अब जो एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट बात लीडर्स यह है हैं, जो कि इस लोगों पर को रिप्रेजेंट जी, करते हैं, वो इन चीजों से जो है वो अपने आप को अलग तो नहीं रख सकते। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस जो TORs हैं वो इस बात पर बिल्कुल खामोश हैं कि ये ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है ये करता कौन है और फिर लीक कौन कह रहे हैं कि अनलॉफुल है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो इसका भी पता लगाया जाए कि ऑडियो लीक कौन करता है, रिकॉर्ड कौन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट मामला इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने चेयरपर्सन बनाया इस कमीशन का जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, जो खुद ये इमरान खान की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि जजेस की सर्विलेंस होती है, उनकी फैमिली की सर्विलेंस की गई है, जिसकी वजह से डेटा इकट्ठा किया गया, वो खुद इसके विक्टिम रहे। अब मुझे ये बताइए कि आपने जब उनको सरबराह बनाया है इस कमीशन का, तो यकीनन ये सवाल उनके जहन में भी होगा, एक अपराइट जज की शोहरत है उनकी, वो भी ये देखना चाहेंगे ना सबसे पहले कि ये जजेस की ऑडियो टेप कौन कर रहा है, ये गैर कानूनी काम कौन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो TRs में नहीं डाला, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि खुद वो विक्टिम रहे इस चीज के, तो वो तो ये देखेंगे कि कौन टेप कर रहा है, कौन लीक कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं खुद इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि वो बिल्कुल वो देखेंगे, उन्हें देखना चाहिए और जो है वो देख सकते हैं। नहीं, TRs में तो नहीं डाला आप लोगों ने। आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में ये वैसे चीजें टैप करना जो है ना, ये कोई इतना स्पेसिफिक काम नहीं रहा जी, वो तो आजकल। नजर आ रहा है, ऐसी वो तो नजर आ रहा है राणा साहब। एप्लीकेशन जो है वो बन चुकी है कि ये चीजें जो है ये प्राइवेटली भी लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो जिस जरूर हिसाब इसको देखे, जिस हिसाब से ऑडियो लीक्स हो जिस रही है वो राय तो का नजर आ रहा इजहार है, करना चाहे वो करे। जिस हिसाब से ऑडियो लीक्स हो रही है नजर आ रहा है कि टेप करना आसान रहा है, बल्कि आज इमरान खान की एक जूम ऑडियो कॉल है वो भी जो है लीक हुई, जिस पे आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन राणा साहब फिर TRs में डालते ना इस मामले को, इमरान खान भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे मैंने कहा आई एम श्योर जब ये जाएगा मामला कमीशन के सामने वो भी देखेंगे कि मुल्क में हो क्या रहा है कि ऑडियो लीक्स हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, लीक्स हो रही है हर किसी की, चाहे जज हो चाहे उनकी फैमिली हो। नहीं शहजाद, जो जुर्म है ना, जुर्म जो है वो प्राइवेसी जो है वो अपना जो है ना उसका कवर नहीं ले सकता। जुर्म तो ये भी है ना, जो प्राइवेसी है वो सिर्फ प्राइवेट गुफ्तगू के लिए है। मैं और अगर आप कोई कंस्पायर कर रहे हैं और किसी के खिलाफ जो है वो कोई जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये हमारी प्राइवेट गुफ्तगू है, इसको टेप क्यों दिया गया। वो तो बाद में आएगा ना मरहला, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि ऑडियो लीक्स कैसे हो रही है। नहीं, लेकिन इन ऑडियोज में जो कुछ अलेज किया गया है या जो कुछ कहा जा रहा है वो प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, वो जुर्म है। एक और बल्कि वो जुर्म जो है वो स्टेट के खिलाफ है, अवाम उन्नास के खिलाफ है। तो स्टेट के खिलाफ जुर्म तो ये भी है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज हैं वो भी लीक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हों चाहे वो इमरान खान साहब की हों, क्योंकि ये भी कौमी सलामती का मामला है। वजीर आजम अपने वहाँ पे फैसले करते हैं और दीगर बातें होती होंगी, तो वो भी डालते ना, वो कैसे लीक हो रही थी, कौन लीक कर रहा था, उसकी भी तहकीकात साथ ही करा लेते। नहीं, उनकी तहकीकात जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो हुई थी वो तो प्राइम मिनिस्टर ने एक आला सतह कमीशन बनाया था और उसने वो इंक्वायरी की और उनको रिपोर्ट पेश की जा चुकी। क्या फाइंडिंग्स थी उसकी, कौन मुलविस था? उसकी फाइंडिंग जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये बात उस वक्त हो रही थी कि जिसमें कोई मुल्की या गैर मुल्की एजेंसी जो वो शामिल है और पता नहीं कहाँ से किसी ने क्या यहाँ पे आके लगा दिया है और ये हर चीज़ जो है वो शायद कहीं बैरून मुल्क पहुँच रही है, उसमें कोई एजेंसी जो है वो मुलव्वस नहीं। तो फिर कौन इंटरनल लोग थे? देयर वर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब कौन लोग थे जो इंडिविजुअल्स थे? नहीं देखें, वो तो प्रोरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर अगर उस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और मामला है राणा सनाउल्लाह साहब, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं लोगों को सज़ा होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, लेकिन जहां पे आप पॉलिटिकल वर्कर्स को, लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, वहां पे जर्नलिस्ट का भी मामला है और उनमें नाम है एक इमरान रियाज खान साहब का, जिनको पहले सियालकोट से गिरफ्तार किया गया, सियालकोट एयरपोर्ट से पहले MPO के तहत उठाया गया, फिर पुलिस ने बाकायदा का हमने रिलीज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। आज भी उसकी समाअत हुई, पिछले 1 हफ्ते से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। बार बार पुलिस से कहा जाता है आप उनको प्रेजेंट करें, पुलिस उनको प्रेजेंट करने में नाकाम रही है। वो कहते हैं कि हमने छोड़ दिया था, पता नहीं कौन लेके चला गया। आज भी इसकी समाअत हुई है। सर क्या अपडेट है, कहाँ है इमरान रियाज खान साहब? क्योंकि अजीब अजीब किस्म की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि उनको स्पेल आउट करूँ यहाँ पे, लेकिन कहाँ है इमरान रियाज खान साहब? देखें, मामला ये है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई, इस बारे में तो मैं मालूम करके जो है वो बता सकता हूँ।
लेकिन ये बात है कि इमरान रियाज खान को आप जर्नलिस्ट नहीं, वो बाकायदा जो है वो पीटीआई के कारकुन थे। वो पीटीआई की जो ये मुहिम थी जिसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है, उसके बड़े एक्टिव मेंबर थे। उनकी उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो अपना सारा अमल है, उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि उन्हें ये जो है वो कवर लेना चाहिए कि वो सारा काम जो है वो बतौर जर्नलिस्ट चले, आपकी राय उनके बारे में ये है कि वो पीटीआई के वर्कर थे या जो भी थे, लेकिन है कहाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना। सियालकोट आज भी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई कि वो जेल से निकलते हैं और फिर कुछ अफराद उनको लेके चले जाते हैं। उनके वकील से मेरी बात हुई, उन्होंने बताई सारी तफसील, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई। हाई कोर्ट कह रहा है बार बार कि उनको प्रेजेंट करें, उनको लेकर आए। आईजी पंजाब बेबस है, इस्लामाबाद पंजाब की पुलिस जो बाकी लोग हैं वो सब बेबस हैं, उनको नहीं पता कहाँ है, वो नहीं प्रेजेंट कर सके अब तक। नहीं, लेकिन अगर उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अगर कोई लोग उनको लेके गए हैं, तो उन लोगों के मतलब जो है वो पुलिस को ये कंप्लेंट करें, पुलिस उनके मतलब जो है वो मालूम करेगी। और कुछ नहीं कर रही है पुलिस, मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन करेगा? नहीं, कर तो रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि नहीं कर रहे होंगे। और इस बारे में जो है वो कोई लेटेस्ट पोजीशन का मैं मालूम करके जो है वो आपको भी और जो है वो उम्मीद करते हैं आप इसको देखकर बताएंगे कि क्या ये मामला है। और इंशाल्लाह अब मंडे की तारीख दी गई है, आईजी पंजाब को ये कहा गया है कि मंडे तक हमें आप इमरान रियाज खान को प्रेजेंट करें, बताएं कि वो कहाँ पर हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो हालात पैदा हुए जिसमें कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, जीएचक्यू में लोग दाखिल हुए, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद से अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। उनके रहनुमाओं पे, वर्कर्स पे केसेस बन रहे हैं और बाज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसी हवाले से आज सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब। गुलाम सरवर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुलाम सरवर खान साहब, 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो हालात पैदा हुए, जो जलाओ घिराव हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी की, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कई आपके वर्कर्स इस वक्त अरेस्टेड है, कई आपकी जो टॉप लीडरशिप है उनमें से लोगों को एमपीओ के तहत बंद किया हुआ है, कुछ और अरेस्टेड हैं। और अब जो आपके रहनुमा है पार्टी के, मुख्तलिफ रहनुमा, वो पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। और इसी किस्म की खबरें आपके हवाले से भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या इस बात पे कोई सदाकत है, क्या ये बात दुरुस्त है? इस बात में कतन कोई सदाकत नहीं है जी। तहरीक इंसाफ मेरा दूसरा घर है, मेरा सियासी घर है और मैं किराएदार नहीं हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो मैं जमात छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। हाँ, अलबत्ता जो वाक़यात हुए हैं, 9 मई के वाक़यात हुए हैं, बैसियत एक पाकिस्तानी, बैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और बैसियत एक सियासी कारकुन, और सबसे बढ़ के कि मेरा तल्लुक इलाका पटवार से है। और इलाका पटवार जो है ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। यहाँ बेशुमार सितारे जुर्रत भी हैं, निशाने हैदर भी हैं। जहाँ तक 9 मई के इन वाक़यात का तल्लुक है कि जो खान साहब की गिरफ्तारी के बाद रिएक्शन के तौर पे सामने आया, जिसमें सरकारी अमलाक तबाह की गई, मैं उन्हें भी कंडेम करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ। पुरअमन एहतजाज हमारा एक हक है, लेकिन इससे आगे तजावुज़ करना ये ज़्यादती है, ये जुर्म है। और बिलखुसूस जो अफवाज पाकिस्तान के 2 अहम अदारों को, कमांडर हाउस लाहौर पे जो हमला हुआ जी और जो जीएचक्यू पे हमला हुआ, उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बात कहना चाहता हूँ कि रात मैंने न्यूज़ में देखा है कि गवर्नमेंट पंजाब ने 10 GITs बनाई हैं जी, और GIT का सरबराह एक SP लेवल के अफसर को रखा गया और उसके मेंबरान में से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर साहबान। ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, जीएचक्यू पे हमला होता है, कोर कमांडर के घर पे हमला होता है और इतने लोअर लेवल की जीआईटी मेरे ख्याल में
वो सही काम नहीं कर सकेगी, उसकी उस जेआईटी की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इससे तो जैसे हाई प्रोफाइल केस है, इसी तरह जुडिशियल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कम से कम हाई कोर्ट लेवल का जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जो इसकी इंक्वायरी करे, प्रोब करे। लेकिन इस पे और हुकूमत जो जिम्मेदार हों, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई, मेरे ज़ाती इल्म में है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बेगुनाह हैं, जो कि उस वाक़या में मौजूद भी नहीं थे, जो फेयरली उसकी इंक्वायरी कर सकें, तफ्तीश कर सकें और जो जिम्मेदार हों उन्हें करार वाकई सजा भी दी जाए, चाहे उनका ताल्लुक हमारी पार्टी के साथ क्यों ना हो। सही, तो आप समझते हैं ये कम से जीआईटी काफी कम नहीं है, हायर लेवल पे जीआईटी बननी चाहिए, लेकिन हुकूमत की तरफ से और फौज की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि रेलेवेंट लॉज को अप्लाई किया जाएगा, जिसमें आर्मी एक्ट भी हो सकता है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी हो सकता है। तो आपको लगता है इन एक्ट्स के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन वो तो पहले तो जेआईटी का काम क्या है, टीओआरस क्या है कि उन्होंने इंक्वायरी करनी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी है, उन्होंने वीडियोस देखनी है, उन्होंने प्रेजेंस इंश्योर करनी है, कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है, किसका क्या रोल है, किसका कितना रोल है। ये तो इंक्वायरी करके चालान, जिस तरह पुलिस प्रोसिक्यूशन का काम करती है, चालान मुरतब करती है, फिर ट्रायल होता है, चाहे मिलिट्री कोर्ट में होता है या जो भी उसका फोरम गवर्नमेंट या मिलिट्री अथॉरिटीज जो भी फोरम बनाएगी। लेकिन कम अज कम उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए जेआईटी सीनियर लेवल पे होने चाहिए और जीआईटी की बजाय जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। लेकिन आप इसके हक में हैं कि आर्मी एक्ट हो, सीक्रेट एक्ट हो, उसके तहत भी अगर कार्रवाई हो तो ठीक है, होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट। जिन लोगों ने जीएचक्यू पे हमला किया है, जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, अथॉरिटीज जो भी फैसला करें, आर्मी एक्ट के तहत भी अगर ट्रायल हो सकता है लीगली तो जरूर होना चाहिए और उन्हें करार वाकई सजा मिलनी भी चाहिए जो जिम्मेदार है। ये जो मामला था 9 मई का, क्या आपके ख्याल में पार्टी उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी? क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत तो ये कह रही है कि टॉप लीडरशिप को पता था क्या होने जा रहा है, बल्कि उनके अहकामात पर यह हुआ है और इस वजह से टॉप लीडरशिप को इस वक्त अरेस्ट किया गया है। तो क्या ऐसे अहकामात थे कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाए, और आपके लोग पहले ही कह रहे थे इमरान खान रेड लाइन है, तो इन मकामात पर जाके आपने एहतजाज करना है? मैं नहीं समझता जी कि ये सही बात हो। मैं भी सीनियर में आता हूँ, कोर कमेटी का मेंबर हूँ और कभी किसी फोरम पे इस तरह की बात हुई नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर गिरफ्तारी होती है तो इस तरह का रिएक्शन दिया जाए। ये रिएक्शन अगर किसी ने दिया है तो एट इज ओन दिया, और इस रिएक्शन में मिसचीवियस एलिमेंट्स और एक्सटर्नल एलिमेंट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिन्होंने लोगों के जज्बात को आवारा, लोगों को लेके आगे तक गए, लोग आगे जाना नहीं चाहते थे, ऐसे लोग भी थे। और वो चीजें जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, जुडिशियल कमीशन इसकी इंक्वायरी करेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इमरान खान तो कह रहे हैं कि वो जो एक्सटर्नल एलिमेंट था वो तो लोग ही एजेंसीज के थे। हो ही नहीं सकता। देखें, खान साहब खुद कंडेम कर चुके हैं, इस वाक़े को कंडेम कर चुके हैं कि अगर हम में से भी कोई है, पार्टी के जिम्मेदारों में से भी कोई है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो इससे बढ़ के तो मेरा ख्याल है। साहब, इमरान खान तो ये भी कह रहे हैं ना, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे वो एजेंसीज के अपने लोग थे जिन्होंने ये करवाया ताकि तहरीक इंसाफ को बैन किया जा सके, इन पे मलबा डाला जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स एजेंसियों के लोग थे। एक्सटर्नल एलिमेंट्स कोई शरपसंद भी हो सकते हैं, इंतहा पसंद भी हो सकते हैं, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंसियां, और मेरे ख्याल में एजेंसियां ये काम भी नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में ये इमरान खान साहब ऐसे बात दुरुस्त करें कि ये पार्टी को बैन करने के लिए, उनको इलेक्शन से हटाने के लिए, कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? मैं ये नहीं समझता, जहाँ तक मेरी सोच है या जहाँ तक मेरा विजन है, मैं नहीं समझता कि यहाँ तक हमारे बारे में सोचा जाए कि इन्हें बैन किया जाए। और बैन करना, अगर कोई हुकूमत, पीडीएम, पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये करना भी चाहेंगी तो ये एकदम दुरुस्त इकदाम नहीं होगा, तो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा। सियासी पार्टियों को इस तरह बैन करके खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सर साहब, लेकिन मुझे बताएं कि इस मामले को उस दिन आपकी लीडरशिप की तरफ से सही तरह हैंडल क्यों नहीं किया गया? ये वाकया 5-6 घंटे होते रहे, अगले दिन तक होते रहे, क्यों नहीं रोका गया? और इसके बाद भी अब मैं देख रहा हूं जो मुजम्मतों का सिलसिला शुरू हुआ है, वो सर अगर सवाल मुकम्मल कर लूं, सवाल अगर मेरा मुकम्मल कर लूं, यही मेरा सवाल आपकी वसातत से, पीडीएम की हुकूमत वक्त से है, यहाँ की निगरान हुकूमत से है कि अगर मॉब जा रहा है कोर कमांडर हाउस पे तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किधर थी, क्यों नहीं रोका गया?
अगर मॉब जा रहा है जीएचक्यू के गेट पे तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद थी, क्यों नहीं रोका गया? जिम्मेदारी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बनती है। जिम्मेदारी तो जहां जहां हुकूमत की थी वहां आप लोगों की भी थी, लीडरशिप की थी कि लोगों को रोकते। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं सरवर साहब कि अब लीडरशिप की थी, लेकिन लीडर लेस ये मॉब निकला है, लीडर कम निकले हैं, लोग बहुत ज्यादा निकले हैं और उसमें शरपसंद एलिमेंट शामिल हो गए। सर साहब लेकिन ये भी देखा जा रहा है ना कि जो मजम्मत का सिलसिला है, जो रिस्पांस है, वो भी काफ़ी डिलेड है आपकी लीडरशिप की तरफ से, और वो उसके बाद आ रहा है जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अब ये कहा जा रहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं या तो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या अब खुलकर मजम्मत कर रहे हैं, जो कि शायद पहले दिन करनी चाहिए थी। हकायक जानने के लिए भी वक्त दरकार होता है, तो जैसे जैसे हकायक सामने आ रहे हैं, जैसे मेरे अपने टेक्सला में वाकया हुआ है और उसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स शामिल हो गए थे, मेरे अपने शहर में हुआ है, उन्होंने तोड़फोड़ की है, तो चीजें फिर वक्त के साथ सामने आती हैं। तो जब वक्त के साथ सामने आए तो हर कोई देखे ना, जब पार्टी चेयरमैन ने मजम्मत कर दी, प्रेसिडेंट ने मजम्मत कर दी, पार्टी के स्पोक पर्सन ने मजम्मत कर दी, पार्टी लाइन भी देखनी पड़ती है, तो फिर अब हर कोई पार्टी के तरफ से आके मजम्मत कर रहा है, इक़दामात की मजम्मत कर रहा है। आपको लग रहा है कि पार्टी अब जो है वो बंद गली में जा चुकी है और यहां से आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता इसी मुज़ाहिमती बयानिए के साथ, लेकिन अब पीछे लौटना भी बड़ा मुश्किल हो गया है? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज खत्म भी नहीं होती, मरती भी नहीं, हालात के साथ आगे भी जाती हैं, पीछे भी रुकती हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कितनी कोशिशें हुई, नहीं खत्म हो सकी। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नवाज को देखें, उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, वो खत्म नहीं हो सकी। तो इस तरह के इक़दाम से पॉलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं होती, पार्टीज जिंदा रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे खत्म भी नहीं होना चाहिए सरवर साहब, लेकिन फिर यहाँ से वे आउट किया है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद, उनका तो बड़ा ही मुज़ाहिमती बयानिया है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। आप कह रहे हैं कि जिस जमीन से आपका ताल्लुक है वो गाजियों की और शहीदों की। मैं अगर सवाल, शहजाद भाई, इमरान खान का मुतालबा क्या है? हाँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। हाँ। कबल अज़ वक्त इलेक्शन हम चाहते थे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते थे, जिसके लिए रेजिग्नेशन भी थी, जिसके लिए डेजोल्यूशन भी थी। तो हमारा मुतालबा तो सिर्फ इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी की इससे बढ़ के और क्या डिमांड हो सकती है, इससे बढ़ के और उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? तो ये अगर हुकूमत वक्त मान लेती तो हो सकता है ये दिन इस पूरी कौम को ना देखना पड़ता। ये मामलात इलेक्शंस तक, 2 असेंबलियों के इलेक्शंस तक पहुंचे कैसे? पिछले 1 साल में जब आपकी हुकूमत गई, उसके बाद आपने कौमी असेंबली से बाइकआउट किया, अब आप कह रहे हैं कि आप असेंबली में वापस आना चाहते हैं। आपने 2 सूबाई असेंबलियां कुर्बान कर दी। आपने जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी उस वक्त लॉन्ग मार्च किया और लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने उस अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए किया। तो पिछले 1 साल में जो फैसले हुए हैं, सियासी फैसले आपकी पार्टी ने किए, शहजाद भाई, कोई हकीकत नहीं है कि लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोकने, ये कतई गलत बात है और गलत अंदाजे भी गलत है। ऐसी कोई चीज नहीं थी। देखिए, हम एजिटेशन कर रहे थे और एजिटेशन में हमारा मुतालबा एक ही था, 1 पॉइंट मुतालबा था कि इलेक्शन, बिफोर टाइम इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर डेजोल्यूशन हुई तो उसकी वजह भी यही थी कि हम बिफोर टाइम इलेक्शन चाह रहे थे, अर्ली इलेक्शन चाह रहे थे। अगर रेजिग्नेशन थे तो उसकी वजह भी, उसके पीछे भी वजह यही थी कि हम इलेक्शन जल्द चाहते थे। आपका सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा है, और ये बताइए कि नेशनल असेंबली से निकलना, सूबाई असेंबलियां तोड़ देना, सियासी तौर पे आपके ख्याल में ये फैसले दुरुस्त थे? क्योंकि जो हदफ था इससे हासिल करना चाहते थे वो तो अर्ली इलेक्शंस थे, वो तो आपको मिले नहीं, अब तो शायद सूबाई इलेक्शन भी ना हो। तो ये सियासी फैसले दुरुस्त किए गए, कौमी असेंबली छोड़ना, प्रोविंशियल असेंबलीज को खत्म कर देना? एक चांस तो लिया गया, और चांस किसके लिए लिया गया? अर्ली इलेक्शन के लिए लिया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लिया गया। तो एक चांस लिया गया। अब उसे कहना कि ये गलत है या सही है, ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं होगी, लेकिन चांस लेने पड़ते हैं। तो आपके ख्याल में उस वक्त जब ये फैसला लिया गया कौमी असेंबली से इस्तीफा देने का या सूबाई असेंबली तोड़ने का, वो ठीक फैसला था इमरान खान साहब का? देखिए, जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक तो ठीक फैसला था। अब उस प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, तो इससे आगे क्या है? आइन की खिलाफ वर्जी की गई, इससे बड़ी और उसकी वायलेशन क्या हो सकती है? तो अगर आइन की खिलाफ वर्जी की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई,
तो इससे बढ़ के और क्या खिलाफवर्जी हो सकती है? अच्छा तो खान साहब हमारा तो इसमें मुतालबा था इलेक्शन। सर खान साहब तो एक साल के दौरान इमरान खान की जब हुकूमत गई या जाने वाली थी उस वक्त से उन्होंने कहना शुरू कर दिया इस हुकूमत को गिराने में, मेरी हुकूमत को गिराने में अमरीकी साजिश है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। लेकिन आज ही इमरान खान साहब का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें मुबैना तौर पर वो एक अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से ये कह रहे हैं, और ये जूम की एक मीटिंग का हवाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो फौज है वो ज्यादती कर रही है और आप लोग इस पर आवाज उठाएं। यानी कि जिस अमेरिका को वो अपनी हुकूमत जाने का इल्जाम उन पे लगा रहे थे, आज उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, आप इस पर आवाज उठाएं। सर पहली बात तो ये है कि मैंने कोई वीडियोस ना देखी है ना सुनी है, और इस किस्म की वीडियोस कई लीक हो रही हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी मशकूक है, तो मैं इस वीडियोस के बारे में कोई बात नहीं। ये ऑडियो तो ऑथेंटिक है, इतना तो पता है, क्योंकि जिन साहब ने मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी नहीं, और फर्स्ट टाइम आपसे मैं सुन रहा हूँ। चले मैं सही, अगर आपने ऑडियो नहीं सुनी तो मुझे ये बता दीजिए कि जब आपकी हुकूमत गई, इमरान खान ने कहा अमरीकी साजिश थी, बाद में इमरान खान ने कहा अमरीकी साजिश नहीं थी, ये तो जनरल बाजवा साहब की साजिश थी। तो ये क्यों इमरान खान ने एक अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया और अब अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? साजिश में कौन था, किसका किरदार क्या था, ये हम नहीं कहते, लेकिन ये वक्त ने भी साबित किया है कि साजिश तो थी, और इसलिए हम कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हम पे ठोंसी हुई हुकूमत है। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए जो इस कौम पे मुसल्लत की गई हुकूमत, हमारा मुतालबा अर्ली इलेक्शन इसी वजह से था कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, इन इम्पोर्टेड और नायलों से जान छूट जाए और मुल्क सही डगर पे चला जाए। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत को थोपा गया आप पे, वो जनरल बाजवा साहब की मेहरबानी है या अमेरिका की मेहरबानी है? सर मैं नहीं कहता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं साजिश है तो फिर आपको ये तो पता होना पड़ेगा ना साजिश कौन कर रही है, किसकी साजिश है और कौन इसमें मुलव्वस है। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है ना कि मैं इस पे कहूँ कि नाम लेके कहूँ कि फलां की साजिश है, फलां की साजिश है, लेकिन ये हुकूमत एक साजिश के तहत वजूद में आई है। सर इतना यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि साजिश की वजह से ये हुकूमत बनी है, लेकिन साजिश करने वाला कौन है ये आप कह रहे हैं कि देखिए आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई है। हाँ। नहीं, एक दफा आई थी, नाकाम हो गई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, नाकाम हो गई, तो इस दफा कामयाब हो गई, तो इससे बढ़ के और फिर क्या सबूत हो सकता है? तो जो ऑपोजिशन थी, जो आज की हुकूमत है, वो तो कहती थी कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो ही नहीं सकता, तो वो दुरुस्त कहते थे। उन्हें पता होगा जो वो कहते हैं, ये तो उनसे पूछें कि उनकी सपोर्ट से हुआ है या उनकी सपोर्ट के अलावा पॉलिटिकल सपोर्ट से हुआ है। सही, तो आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के साथ खड़े हुए, क्योंकि एक और भी बयान आपका बीच में आया था जब जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ था, तो आपके हवाले से बयान चला, आपने कहा मैं तो गिरफ्तारी नहीं दूंगा जेल भरो तहरीक में, तो क्यों नहीं देना चाहते थे आप गिरफ्तारी? देखें जी, बहुत सारी चीज़ों पे पार्टी की कोर कमेटी में इख्तलाफ भी होता है और इज़हार ख्याल भी होता है और खुल के बात होती भी है और बात सुनी भी जाती है, लेकिन फैसले अक्सरियत के साथ होते हैं और जो फैसले होते हैं हम दिलो जान से उन फैसलों को तस्लीम करते हैं और उन पे अमल करते हैं। तो इख्तलाफ मेरा था और मैंने इसीलिए जेल भरो तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। सही, और अब आपके ख्याल में पार्टी को इन मसाइल से कौन निकाल सकता है? असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त जो है गिरफ्तार हैं, अब आप हैं, परवेज खटक हैं या असद कैसे साहब हैं, वो कहीं करीब करीब हमें जमान पार के नजर नहीं आते, तो कौन बातचीत करेगा, कौन मामला को आगे बढ़ाएगा? देखिए ये बात हुकूमत को भी सोचनी चाहिए कि बिला वजह डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करके असद उमर की गिरफ्तारी की गई, शाह महमूद की गिरफ्तारी की गई, दीगर लोगों की गिरफ्तारियां की गई, तो इन गिरफ्तारियों से कुछ हासिल नहीं होगा और बैठ के मामला टेबल टॉक के जरिए तय होंगे, मुज़ाकरात के जरिए तय होंगे, अफ़ाम तफ़हीम से तय होंगे। इस वक्त मुल्क को आगे ले जाने के लिए, इस बमत से निकालने के लिए नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस की ज़रूरत है। तो नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस डेवलप करने के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सांस तो लेने की मोहलत मिलनी चाहिए कि वो बाहर आके खुले माहौल में बैठ के बात कर सकें, मुज़ाकरात कर सकें। अभी तयन होना है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, इलेक्शन के शेड्यूल के बारे में बात होती है, नेशनल असम्बली जैसे खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इकनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है,
लॉलेसनेस बढ़ती जा रही है। ये 4 नेशनल इश्यूज हैं। सही। इस पे नेशनल इश्यूज पे नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर खान के साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिका पर हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम लगाने और गुलामी से हकीकी आज़ादी हासिल करने का बयानिया बनाने के बाद अब इमरान खान ने उसी अमेरिका से मदद मांगना शुरू कर दी है। अहम बात यह कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की गई, जिसके बाद मुख्तलिफ अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में बयानात देते रहे, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक अमरीका की अपोजिशन जमात रिपब्लिकन से है। मगर आज पहली बार इमरान खान की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो अमरीकी रुकन कांग्रेस मैक्सिन वॉटर्स से मदद मांगते नजर आए हैं। इस ऑडियो लीक में इमरान खान उन्हें यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान में फौज बहुत ताकतवर है। साबिक आर्मी चीफ ने सियासी जमातों के साथ मिलकर साजिश की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत गिराई। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है। इमरान खान अमरीकी रुकन कांग्रेस से अपील करते हैं कि वो चाहते हैं कि आपकी जानिब से हमारे हक में आवाज़ बुलंद की जाए। इमरान खान कहते हैं कि अगर आप अमरीका से हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे तो इसका बहुत असर होगा। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. This will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. यानी इमरान खान जिस अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाते थे, अब उसी से मदद मांग रहे हैं और फौज की शिकायत भी लगा रहे हैं। अलमिया यह है कि पहले इमरान खान ने यह बयानिया बनाया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई और उस वक्त की इस्टेब्लिश की, और जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत नहीं बचाई, और अब वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज उनके खिलाफ है, इसलिए अमेरिका उनकी मदद करे। हम अपने प्रोग्राम्स में बार बार ये कहते रहे कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का वो किरदार है जिन्हें ये फ़न बखूबी आता है कि वो अपने किसी असूल के दिफा में कई दलीलें दे सकते हैं और अपने असूलों से पीछे हटने की भी कई तौजीहात बयान कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान को ये एतमाद है कि वो एक बयानिया बनाएंगे, लोगों को उस पर कायल करेंगे और फिर यू टर्न लेकर अपने बयानिए से पीछे हट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनके सपोर्टर्स उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल इसी तरह अपनी हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया। जलसों में खत लहरा कर बताया कि अमेरिका ने खत लिखकर धमकी दे दी है, मगर वो किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि अमेरिका ने उनसे अड्डे मांगे थे, जिस पे उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत गिरा दी। इमरान खान ने अपने इस बयानिए में इस्लामी टच का भी इस्तेमाल किया, अपनी तहरीक को जिहाद और हकीकी आज़ादी का नाम दिया। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये खत है, ये सबूत है। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम मतलब मेरा किसी और बाहर से मुल्क से, अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत गिराता है। अमेरिका जिसने हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ, तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकियों के घुटने और गोडे दबाए। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के।
साजिश की गई, हमारी हुकूमत गिराई, इंपोर्टेड हुकूमत आई। हम एक हकीकी आजादी की तरीके ये जहाद लड़ रहे हैं, क्योंकि ना हम अमरीकी गुलामी चाहते हैं और ना इन चोरों की गुलामी चाहते हैं। इमरान खान ने अवाम को हकीकी आज़ादी के नारे पर डट जाने का कहा, मगर खुद ही चंद माह बाद अपने इस बयानिए से यू टर्न ले लिया और ये कहा कि असल में साजिश अमेरिका ने नहीं की थी, साजिश तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने की थी, जिन्होंने पीडीएम के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिराई। As far as I'm concerned, it's over. You know, it's behind me. US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इन्होंने हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए, ये सारे पीडीएम के लोग। पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की। जो हम समझते थे कि सिर्फ ये अमेरिका से आई है साजिश, लेकिन उधर से ये नहीं बात शुरू इधर से हुई और अब हमें पता चल गया कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वाशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब। गेम तो यहाँ से शुरू हुई और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस गेम के पीछे एक ज़ाती मफादात। यानी इमरान खान ने पहले अमेरिका के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया, फिर अपने इस बयानी से अमेरिका को माइनस कर दिया और अब कोशिश सिर्फ ये है कि किसी तरह अमेरिका को राजी किया जाए, अमेरिका से मदद मांगी जाए। और दिलचस्प बात यह है कि अब इमरान खान अमेरिका से मदद भी मांग रहे हैं और फौज की शिकायत भी लगा रहे हैं, जबकि माजी में और कुछ दिनों पहले तक वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ये ताने देते थे कि आसिफ अली जरदारी अमेरिका से भीख मांगता था कि मुझे फौज से बचा लो। अमेरिकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। ये जब मेमो गेट में अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी कि जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ मिलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है। यानी जिस दौरान इमरान खान अमेरिका से फौज की शिकायतें लगा रहे थे, उसी वक्त वो आसिफ अली जरदारी पर भी ये ताने कस रहे थे कि जरदारी अमेरिका से कहते हैं कि मुझे फौज से बचा लो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।